हेलो एवरीवन। आज हम लोग भारतीय न्यास अधिनियम 1882 कंप्लीट करेंगे। देखें स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं हम लोग। सबसे पहले धारा 3 ग छोटी सी परिभाषा है। न्यास भंग क्या मतलब है? किसी तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा न्यासी पर उसकी उस हैसियत में अधिरोपित किसी कर्तव्य का भंग न्यास भंग कहलाता है। कहने का मतलब, अगर न्यासी जो है वो किसी कर्तव्य का भंग कर दे, अपने कर्तव्यों का पालन ना करे, तो वो न्यास भंग कहलाता है। अब आ जाइए धारा 4, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। विधि पूर्ण प्रयोजन। क्या होते हैं विधि पूर्ण प्रयोजन? देखें, न्यास किसी भी विधि पूर्ण प्रयोजन के लिए सृष्ट किया जा सकेगा। अब आगे बताया है, न्यास का प्रयोजन तब के सिवाय विधि पूर्ण होता है जबकि वो, पहली बात, विधि द्वारा निषिद्ध हो। दूसरी खा में बताया है, ऐसी प्रकृति का हो कि यदि अनुज्ञात हुआ तो वो किसी विधि के उपबंधों को विफल कर देगा। या तीसरी बात, कपटपूर्ण हो। या चौथी बात घा, किसी अन्य व्यक्ति के शरीर या संपत्ति की क्षति उसमें शामिल हो। पांचवी और आखिरी बात ड़ा, न्यायालय उसे अनैतिक या लोकनीति के विरुद्ध समझे। कहने का मतलब हुआ कि देखिए, लॉ में मेनली ज़्यादातर चीज़ें आपको नेगेटिव में पढ़ाई जाती हैं। ये बताया जाता है क्या क्या चीज़ नहीं है या क्या चीज़ है। जैसे इन्होंने बताया, न्यास का प्रयोजन तब के सिवाय विधि पूर्ण है। मतलब अगर नीचे दी हुई 5 चीज़ें नहीं हैं तो वो सारे के सारे जो न्यास आप कर रहे हैं वो विधि पूर्ण है, ये बता दिया गया धारा 4 में। आगे बता दिया गया कब शून्य होगा न्यास। हर न्यास जिसका प्रयोजन विधि विरुद्ध हो शून्य होता है, और जहाँ की न्यास 2 प्रयोजनों के लिए सृष्ट किया जाए, जिनमें से एक विधिपूर्ण हो और दूसरा विधि विरुद्ध, और उन दोनों प्रयोजनों को पृथक ना किया जा सके, वहां संपूर्ण न्यास शून्य होता है। ठीक। अब अगली धारा आ गई धारा 5, स्थावर संपत्ति का न्यास। प्रश्न इसमें कैसे पूछा जाएगा कि कभी कभार सिर्फ इतना ही पूछ लेते हैं, विधि पूर्ण प्रयोजन क्या होता है या न्यास भंग से आप क्या समझते हैं। जैसे HJS में ये 2018 में मिक्स करके क्वेश्चन आया था। या सेपरेट मिल सकता है, अलग अलग तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं। आप मैटर को अच्छे से याद रखिए, प्रश्न जब आएगा, क्योंकि फर्स्ट पेपर में कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं आता है कि आप समझ ना पाए। मौलिक विधि में जो भी प्रश्न आएगा आप तुरंत समझ पाएंगे, अगर आपका पढ़ा हुआ है तो तुरंत स्ट्राइक करेगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न नहीं आता है। अब आ जाइए धारा 5 में, स्थावर संपत्ति का न्यास कैसे क्या होता है। स्थावर संपत्ति का मतलब नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी। स्थावर संपत्ति से संबंधित कोई भी न्यास विधि मान्य नहीं है यदि वो न्यासकर्ता या न्यासी द्वारा हस्ताक्षरित, लेखबद्ध और रजिस्ट्रीकृत निर्वसितीय निर्वसितीय निर्वसीयती लिखित द्वारा अथवा न्यासकर्ता की या न्यास की विल द्वारा घोषित नहीं है। न्यास की जगह न्यासी होना चाहिए। एक सेकंड, ठीक है, न्यासी है यहाँ पर। रजिस्ट्रीकृत निर्वसिती लिखित द्वारा अथवा न्यासकर्ता की या न्यासी की विल द्वारा घोषित नहीं है। कहने का मतलब है, स्थावर संपत्ति का न्यास तभी विधिमान है यदि वो न्यासकर्ता या न्यासी द्वारा हस्ताक्षरित हो, लेखबद्ध हो, रजिस्ट्रीकृत हो, और अगर निर्वसिती लिखित द्वारा है
तो न्यासकर्ता ने न्यासी की विल द्वारा घोषित न्यासकर्ता उसको न्यासकर्ता या न्यासी उसको विल द्वारा घोषित कर देंगे, तभी वो न्यास विधिमान है, अन्यथा नहीं। जंगम संपत्ति का न्यास कैसे होगा, आगे बता दिया गया। क्या कह रहे हैं, जंगम संपत्ति का न्यास विधिमान नहीं है यदि वो उपर्युक्त रूप से घोषित नहीं है या उस पर संपत्ति का स्वामित्व न्यासी को अंतरित नहीं किया गया है। कहने का मतलब है जैसे कि स्थावर संपत्ति का न्यास होता है, वैसे ही जंगम मूवेबल प्रॉपर्टी का भी न्यास होता है, मगर इसमें क्या होगा, आपको जो संपत्ति है उसका स्वामित्व अंतरित करना पड़ेगा। बिना स्वामित्व के अंतरण के न्यास जो है जंगम संपत्ति में मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। आगे चले हम लोग। अब आ जाइए, अगली धारा है भारतीय न्यास अधिनियम की धारा 6। ये क्या कहती है, न्यास का सृजन। न्यास का सृजन कैसे होगा, ये बहुत पूछा जाता है। धारा 5 के अधीन रहते हुए न्यास का सृजन तब होता है जब न्यासकर्ता किन्हीं शब्दों या कार्यों से क्या करे। न्यास, पहली बात का में बताई गई, न्यास का तद द्वारा सृजन करने का अपना आशय। दूसरी चीज, न्यास का प्रयोजन। तीसरी बात, हिताधिकारी। और आखिरी बात घा क्या गए, न्यास संपत्ति ये क्या करे, युक्त निश्चितता के साथ उपदर्शित कर देता है और न्यासी को न्यास संपत्ति अंतरित कर देता है। ये बात तभी जो है न्यास का सृजन होगा। न्यास का सृजन करने के लिए क्या है, मेन बात, धारा 5 के अधीन की जो शर्तें थी वो, उसके अलावा अपना आशय बताए न्यास करता कि न्यास क्यों कर रहा है, ट्रस्ट क्यों कर रहा है। दूसरी बात प्रयोजन, फिर हिताधिकारी जो है वो एकदम डेफिनेट होना चाहिए, फिर न्यास संपत्ति, और उन सब में इन सबको निश्चितता के साथ, युक्त निश्चितता के साथ प्रदर्शित करते कि ये हमारा आशय है, ये हमारा प्रयोजन है, ये हिताधिकारी है और ये न्यास संपत्ति हम अंतरित कर रहे हैं, तब ये न्यास का सृजन कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट न्यास हो जाएगा। फिर आ जाइए धारा 8 में। देखिए इसकी खास बात ये है, ये जो न्यास अधिनियम है इसमें या तो क्वेश्चन शुरू के 10 क्वेश्चन से ही बन जाता है, 10 धाराओं से, या फिर लास्ट की धाराओं से बनता है। बीच का मैटर लगभग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अब आ जाइए, इसलिए शुरू के ये जितनी भी सेक्शन हम पढ़ा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट ऐसा ही लिखें आप। देखिए बहुत ज़्यादा मैटर के चक्कर में ना पड़िए आप, बहुत अच्छे मैटर के बारे में सोचिए। मुश्किल से 50-60% नंबर पे आपका सेलेक्ट मतलब लाना होती है, उस पर आप सिलेक्शन 100% हो जाएगा। मैक्सिमम कट ऑफ 50% तक जाती है, 50% से ऊपर मार्क्स नहीं लाना होते हैं। हाँ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, मगर आप लोग बहुत ज़्यादा सिलेबस को टच करने, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को टच करने के चक्कर में अच्छा मैटर नहीं लिख पाते हैं, जिस वजह से नंबरों में कमी आती है। आप अच्छा मैटर लिखिए, ठोस मैटर लिखिए, एकदम वर्ड टू वर्ड लिखिए, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। भले ही क्वेश्चंस लिमिटेड करें, आप अच्छे क्वेश्चंस करें। धारा 8 बहुत छोटी सी धारा है, बता दिया गया है न्यास का विषय। न्यास का विषय क्या हो सकता है ये बताया है। न्यास की विषय वस्तु, हिताधिकारी को अंतरणीय संपत्ति होनी चाहिए। मतलब न्यास की विषय वस्तु सिर्फ वो हो सकती है जो हिताधिकारी को अंतरित की गई है या की जा सकती है या किए जाने लायक है। ये आपका स्टार्टिंग का पोर्शन हो गया। एक बीच की धारा पूछी जाती है, धारा 23, बहुत ज्यादा देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यास भंग के लिए दायित्व। ठीक, हमने सबसे पहला टॉपिक न्यास भंग ही पढ़ाया था, और अगर न्यास भंग हो गया है तो इस भंग का
भंग होने पर क्या क्या लाइबिलिटीज हैं, क्या क्या दायित्व है न्यासी के, क्योंकि हमने बताया था न्यास भंग का मतलब है न्यासी ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। अब क्या क्या दायित्व आ गए न्यासी पर, ये बताएगी ये धारा 23। कभी कभार सीधे सीधे ये पूछ लेते हैं न्यास भंग क्या है, न्यास भंग के लिए दायित्व बताइए। तो पहला वाला जो डिफिनेशन थी और उससे इसको इंटरकनेक्ट करेंगे, आंसर लिखेंगे आप। अब देखें, जहां की न्यासी न्यास भंग करे वहां उस हानि की जो न्यास संपत्ति की या हिताधिकारी को तद द्वारा हुई हो, प्रतिपूर्ति करने का दायित्व उस न्यासी पर तब के सिवाय होगा जबकि हिताधिकारी ने न्यासी को उस भंग को करने के लिए कपट द्वारा उत्प्रेरित किया हो, या जबकि हिताधिकारी संविदा करने के लिए सक्षम होते हुए अपने पर प्रपीड़न किए गए या असमयक असर डाले बिना और मामले के तथ्यों और न्यासी के विरुद्ध अपने अधिकारियों की पूरी जानकारी रखते हुए भंग में सहमत हो गया हो या तत्पश्चात उससे उपमत हो गया हो। कहने का मतलब है, अगर क्या न्यासी न्यास भंग करता है तो पूरी तरह से न्यासी जिम्मेदार है। कब? जबकि हिताधिकारी इस लायक है कि वो संविदा करने में सक्षम है और वो जानबूझकर न्यासी को उत्प्रेरित करते हैं कि तुम कपट करो, या प्रपीड़न उन पर नहीं किया गया है, प्रपीड़न असमय असर, ये सब हम आपको पढ़ाएंगे अब इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब पढ़ाएंगे। तो ये सब मतलब न्यासी पे ऐसा कोई जोर नहीं डाला गया है और ना ही हिताधारी, और ये सब जिम्मेदारी हिताधिकारी ले रहे हैं कि जो भी हो रहा है उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, तो न्यासी बच जाएगा और ये सारे दायित्व जो है वो हिताधिकारी पर ट्रांसफर हो जाएंगे, वरना न्यासी जिम्मेदार है। कहने का मतलब संक्षेप में ये है, न्यासी न्यास भंग के लिए जिम्मेदार होता है, अलावा तब जब हिताधिकारी संविदा करने में सक्षम हो और वो जानबूझकर न्यासी को कोई गलत काम करने के लिए उकसाएं या प्रपीड़न करें या ऐसा कोई काम करे जिससे बेचारा न्यासी मजबूर हो, और ऐसे काम करे जो कि जिससे कि न्यास भंग होता है। आगे बात बताई गई है, न्यास भंग करने वाले न्यासी पर निम्नलिखित दशाओं में के सिवाय ब्याज का संदाय करने का दायित्व नहीं होता है। कौन कौन सी दशाएं हैं? कहने का मतलब है न्यासी जो है निम्न दशाओं के सिवाय सारी दशाओं में ब्याज का संदाय करेगा। ठीक, किन दशाओं में नहीं करेगा वो बता दी गई, बाकी सारी दशाओं में वो ब्याज का संदाय करेगा। पहली बात, जहां की उसने ब्याज वास्तव में प्राप्त किया है, समझ लीजिए पॉइंट को, न्यास भंग करने वाले न्यासी पर निम्नलिखित दशाओं में के सिवाय ब्याज का संदाय करने का दायित्व नहीं होता। कहने का मतलब है निम्न दशाओं में न्यासी ब्याज देने का दायित्व रखता है, दायित्व है उसका कि वो ब्याज दे। ठीक, हिताधिकारी को ब्याज देगा, किन दशाओं में? निम्न दशाओं में। पहली बात, जहां की उसने ब्याज वास्तव में प्राप्त किया है, अगर न्यासी ने सचमुच में ब्याज लिया है कहीं किसी से, तो वो हिताधिकारी को ब्याज की संपत्ति को प्रदान करेगा। दूसरी बात, जहां की भंग ये है कि हिताधिकारी को न्यास धन का संदाय करने में अयुक्तियुक्त विलंब हुआ है। हुआ क्या मामला ऐसा हुआ कि जो हिताधिकारी है उसको न्यासी ने बहुत देर तक रोके रखा, धन संपत्ति नहीं दिया, और ऐसा रोकने के लिए कोई युक्तियुक्त कारण नहीं है कि न्यासी ने इतने दिनों तक संपत्ति से या किसी लाभ से हिताधिकारी को क्यों वंचित रखा, कोई युक्तियुक्त कारण नहीं दिखाई दे रहा है, तो उन दशाओं में भी जो न्यासी है वो हिताधिकारी को ब्याज की रकम देगा। तीसरी बात, अगले पेज पे चले हम लोग।
तीसरी बात, जहां की न्यासी को ब्याज प्राप्त करना चाहिए था किंतु उसने ऐसा नहीं किया। कहने का मतलब है न्यासी को ब्याज लेना चाहिए था मगर न्यासी ने जानबूझकर ब्याज नहीं लिया है, तब भी वो हिताधिकारी को ब्याज प्रदान करेगा। चौथी और आखिरी बात, जहां की ये उद्धारित किया जा सकता हो कि उसे ऐसा ब्याज प्राप्त हुआ है। कहने का मतलब है ये अवधारणा की जा सकती है कि ब्याज प्राप्त हुआ है मगर वो जो न्यासी है वो झूठ बोल रहा है कि ब्याज नहीं मिला है, तब भी वो हिताधिकारी को ब्याज प्रदान करेगा। एक धारा है न्यास अधिनियम की धारा 62। क्या है ये? न्यासी द्वारा सदोष क्रय। बहुत पूछा जाता है, समझ लें क्या है धारा, पहले वर्ड समझें कि आपको लिखना क्या है एग्जैक्टली। जहां की न्यासी ने न्यास संपत्ति सदोष खरीदी हो वहां उस संपत्ति को न्यास के अधीन घोषित करने का अथवा यदि वो न्यासी के हाथ में अविकृत हो तो न्यासी से, या यदि वो न्यासी से किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे न्यास की सूचना थी खरीद ली गई है हो तो उस व्यक्ति से प्रति अंतरित करा लेने का अधिकार हिताधिकारी को प्राप्त है, किंतु ऐसी दशा में हिताधिकारी को उस क्रय धन का जो न्यासी ने दिया हो ब्याज सहित प्रतिसंदाय करना होगा। कहने का मतलब है कि न्यासी ने जो है कोई ऐसी सदोषता कोई संपत्ति खरीद ली, ठीक, और उसको न्यास की संपत्ति घोषित करना चाहता है या घोषित करने का उसका आशय, क्योंकि इसी न्यास के उद्देश्य से ही उसने सदोषता कोई संपत्ति खरीदी, या पूरी तरह से ना खरीदी हो, कुछ पैसा दे दिया हो, तो न्यासी तो, और चूंकि हिताधिकारी उसमें, चूंकि ये सब होता किसके लिए है? हिताधिकारी के हित के लिए होता है। अब हिताधिकारी को जब ये सूचना मिली तो वो चाहे कि ये, अगर वो चाहे कि ये संपत्ति जो है न्यासी से पूछ सकता है कि आपने सरोजता क्यों खरीदी, इसको संपत्ति को आपको नहीं खरीदना चाहिए था, ये आपने कपट किया है या छल किया है, इसमें इस तरह से आपको संपत्ति नहीं खरीदना चाहिए थी। और उसको अगर लगता है तो वो उस संपत्ति को उस व्यक्ति को जिससे वो खरीदी गई है, न्यासी द्वारा खरीदी गई है, वापस कर सकता है। कौन? हिताधिकारी। ये अधिकार है हिताधिकारी को कि भाई हमें इस तरह का लाभ नहीं चाहिए जिसमें कपट छुपा हो, आप हमारी संपत्ति, ये संपत्ति अपनी अपने पास रखिए और हमारे न्यासी के माध्यम से जो पैसा आपको मिला था वो ब्याज सहित हमको वापस कर दीजिए, प्रतिसंदाय कर दीजिए। प्रतिसंदाय मीन्स वापस कर दीजिए। कहने का मतलब हिताधिकारी इस लायक है, सक्षम है कि वो जो सदोषता संपत्ति न्यासी ने खरीदी है उस व्यक्ति को जिसकी वो संपत्ति, जिससे वो संपत्ति खरीदी गई है, उसे वापस कर दे। और उस व्यक्ति का भी दायित्व है कि जो न्यासी ने उसको पैसा दिया है उसको ब्याज सहित हिताधिकारी को वापस करे, जिससे दोनों के बीच कोई मनमुटाव ना रहे और मामला क्लियर हो जाए। अब आ जाइए आगे, धारा 77 क्या कह रही है? न्यास कैसे निर्वापित, निर्वापित कहते हैं नष्ट होना या समाप्त होना, न्यास कैसे निर्वापित या समाप्त होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। न्यास तब निर्वापित हो जाता है जबकि, क्या कंडीशन आ जाए? पहली बात, उसके प्रयोजन की पूर्ति पूर्णता हो जाती है, जिस कार्य के लिए न्यास किया गया था, न्यास बनाया गया था, वो पूरा हो गया तो न्यास जो है वो अपने आप निर्वापित हो जाता है। अथवा खा बात में बताया है उसका प्रयोजन विधि विरुद्ध हो जाता है। ऐसा कोई न्यास चल रहा है जो विधि विरुद्ध हो गया है तो निर्वापित हो जाएगा, उसका निर्वापन हो जाएगा। या तीसरी बात, उसके प्रयोजन की पूर्ति न्यास संपत्ति के नाश के कारण या अन्यथा असंभव हो जाती है तो भी न्यास क्या होगा? निर्वापित हो जाएगा। कहने का मतलब है जिस संपत्ति के लिए न्यास किया गया था वो न्यास संपत्ति खत्म हो गई या ऐसी कोई कंडीशन आ गई कि अब न्यास हो पाना असंभव है तो वो अपने आप ही
निर्वापित न्यास है, न्यास का निर्वापन हो जाएगा। चौथी और आखिरी बात, जिसको आगे हमने अगली धारा में भी पढ़ाया है, न्यास प्रतिसंहरणीय होते हुए अभिव्यक्त रूप से प्रतिसंहरित कर दिया जाता है। जहां पर न्यास प्रतिसंहरणीय है, जिसका प्रतिसंहरण का मतलब होता है रिवोकेबल, जिसको खत्म किया जा सके, समाप्त रिवोक किया जा सके, रोका जा सके, उसको कहते हैं प्रतिसंहरणीय। जहां पर न्यास जो है वो प्रतिसंहरणीय है और अभिव्यक्त रूप से प्रतिसंहरित कर दिया गया है, रिवोक कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, रोक दिया गया है, तो अपने आप ही न्यास का निर्वापन हो जाएगा। इस तरह इन कहने का मतलब यह है, इन 4 तरीकों से न्यास को आप निर्वापित कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। हमने आपको चैनल दे दिया अपना @लॉ क्लासेस बाय फिरोज सर, या आप यूट्यूब पे डायरेक्ट डालेंगे तो आपको मिलेगा, मैटर हमारा सब मिल जाएगा डे वाइज। हाँ, मगर ये चूँकि बहुत अच्छे से आप प्रिस्क्राइब उसमें करना चाहते हैं, हमारे साथ डिस्कशन करना चाहते हैं, हमारे साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया उसको समझना चाहते हैं, या कोई फीडबैक आप हमें देना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर 9450770672, ये नंबर हमने लिख दिया है, यहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है। इसमें हम आपको क्या क्या दे रहे हैं ये समझ लें। ये हम आपको सारा डिस्कशन, सारे सिलेबस से रिलेटेड डिस्कशन देंगे कंप्लीट। कोई भी क्यूरी आपकी है उसको हम सॉल्व करेंगे। एग्जैक्टली अब सिर्फ 50-60 दिन बचे हैं एग्ज़ाम के, मेंस के, तो इस वक्त आके प्रेशर बढ़ता चला जाता है। रिजल्ट भी आज आपका आ गया है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आप सब लोगों का सिलेक्शन हो गया होगा, तैयारी में जुटे हैं आप लोग। तो होगा कि आप 50-60 दिन मुश्किल से बचे हैं, 60-62 दिन, उसमें से आप 10-12 दिन लास्ट के निकाल दीजिए रिवीजन के लिए, तो बचते हैं सिर्फ 50 दिन मुश्किल से। तो इस 50 दिन में आपके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आ जाता है। उस प्रेशर को जब आप हमसे बात करेंगे, हम आपको स्ट्रेटजी बता देंगे, हम आपको एक प्रेशर को मिनिमाइज करने का तरीका बता देंगे। वो पॉसिबल है जब आप हमारे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में जुड़े हों। उस तरह से हम आपको प्रेशर को मिनिमाइज करके और आगे फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, जजमेंट राइटिंग, ये सब डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत आसान हो जाएगा अगर आप हमारे साथ ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो बहुत आसान चीज़ें हो जाएंगी। हाँ, हालांकि इसके लिए हमने फीस 1000 रखी है, मगर जो इतने भी यूट्यूबर्स हैं उनके से हम सिर्फ 500 रुपये ले रहे हैं। सिर्फ आप 500 रुपये जमा करें, रजिस्टर करा लें हमारे इस नंबर पर, और रजिस्टर करने के बाद आप हमारे साथ डिस्कशन करने के साथ पढ़ें, तो आपको और भी ज़्यादा आसानी से ये चीज़ें समझ में आएंगी। प्लस बहुत सारे प्रेशर जो आप पर लग रहे होंगे उनको हम मिनिमाइज कर देंगे, और आगे आप अपनी तैयारी को जारी रखें। अगर आप जुड़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं जुड़ रहे हैं तो आपको मैटर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, आप तैयारी करते रहिए। कोई भी डाउट, कोई भी चीज़ है आप हमसे डिस्कस करते रहिए। फीस बहुत नॉमिनल है, तब भी आपको कोई अगर असुविधा लगती, कोई बात है, तो हमारे साथ कम्युनिकेट कर लीजिए। फीस का कोई ऐसा मैटर नहीं है, सिलेक्शन आपका होना चाहिए। हमारा मोटिव सिर्फ आपका सिलेक्शन है। सिलेक्शन लीजिए, आप सिलेक्शन ले लेंगे आप हमको, अगर आप हमको रजिस्ट्रेशन फीस देते हैं, सिलेक्शन के बाद हम आपको डबल फीस वापस कर देंगे। फीस का कोई ऐसा मैटर नहीं है। तैयारी करिए, और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं तब भी कोई बात नहीं, तैयारी करते रहिए। अपने सारे साथियों को मैटर सेंड कर दीजिए, सब लोग आपस में डिस्कस करके मैटर को पढ़िए। बहुत ही कॉम्पैक्ट और अच्छा मैटर है, कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने छोड़ा नहीं है। पूरी तैयारी के लिए आपके लिए पर्याप्त मैटर है, ये तैयारी करिए। सिर्फ 50 दिन है, क्योंकि और सारे वीडियो के साथ हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लगा रखा है, नोट्स के फॉर्म में। नोट्स यही जो हैंड रिटन नोट्स हैं ये PDF में आपको मिलेंगे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे आप वीडियो खोलेंगे, मोर को टच करेंगे, मोर के लास्ट में ये आपको लगा हुआ मिल जाएगा नोट्स, उसको डाउनलोड कर लीजिए। इनकी हार्ड कॉपी निकाल के अपने हाथ में रखिए, फिर हमारा वीडियो देखिए, आपको पूरी चीज़ समझ में आएगी। कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आगे बढ़े। अब आ जाइए आप, आखिरी पड़ाव पर हम लोग चल रहे हैं। ये वीडियो का लास्ट पेज है, और इस एक्ट का भी, न्यास अधिनियम का, देखें हम भारतीय न्यास अधिनियम की धारा 78
क्या कह रही है, न्यास का प्रतिसंहरण, रिवोकेशन, रिवोक मीन्स होता है रोक देना, खत्म कर देना, समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। विल द्वारा श्रेष्ठ, विल या वसीयत द्वारा श्रेष्ठ न्यास वसीयतकर्ता के प्रसाद अनुसार प्रतिसंहरित किया जा सकेगा। ठीक, जो न्यास विल द्वारा बनाया गया है वो वसीयतकर्ता के प्रसाद, वसीयतकर्ता के द्वारा ही प्रतिसंहरित किया जा सकता है, ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, अन्यथा श्रेष्ठ किए गए न्यास का प्रतिसंहरण और वसीयत के अलावा जो न्यास किए गए हैं, श्रेष्ठ किए गए हैं, उनका प्रतिसंहरण कैसे होगा ये बता दी गई है तीन पॉइंट्स में। पहला पॉइंट का क्या कह रहा है, जहां की सभी हिताधिकारी संविदा करने के लिए सक्षम हो वहां उनकी सम्मति से ही किया जा सकेगा। कहने का मतलब है हिताधिकारी संविदा करने के लिए सक्षम है तो सभी, अगर हिताधिकारियों की सम्मति है कि जो न्यास है उसका प्रतिसंहरण कर दिया जाना चाहिए तो उसका प्रतिसंहरण हो जाएगा। हाँ, में क्या बात कही है, जहां की न्यास किसी आवसीयती लिखित द्वारा या मौखिक शब्दों द्वारा घोषित किया गया हो वहां न्यासकर्ता के पास अभिव्यक्त रूप से आरक्षित प्रतिसंहरण शक्ति का प्रयोग करके ही किया जा सकेगा। क्या कहने का मतलब है कि न्यास जो है आवसीयती लिखित द्वारा है या मौखिक शब्दों द्वारा घोषित किया गया है तो वहां सिर्फ और सिर्फ क्या है, न्यासकर्ता के ही पास ये शक्ति है कि वो उसका प्रतिसंहरण कर सकेगा। तीसरी और आखिरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां की न्यासकर्ता के ऋणों को चुकाने के लिए हो और वहां वो लेनदारों को सूचित ना किया गया हो। क्या है, न्यासकर्ता के ऋणों को चुकाने के लिए न्यास बनाया गया है और वहां लेनदारों को सूचित नहीं किया गया है तो क्या होगा, वहां न्यासकर्ता के प्रसाद अनुसार ही किया जा सकेगा। लगभग सभी मामलों में न्यासकर्ता ही न्यास का प्रतिसंहरण करता है, सिर्फ उस कंडीशन में जबकि हिताधिकारी संविदा करने के लिए सक्षम है तो हिताधिकारियों की सम्मति से प्रतिसंहरण हो सकेगा। वैसे भी हर मामले में यही मैटर है, यही बात आती है कि हर काम न्यासकर्ता की ही सम्मति से या अनुज्ञा से होता है, मगर अगर हिताधिकारी संविदा करने में सक्षम है तो चाहे वो न्यासकर्ता का कोई काम हो या न्यासी को कोई काम हो वो अपने ऊपर जिम्मेदारी ले सकते हैं हिताधिकारी। अगर एक से अधिक है तो सबकी सम्मति जरूरी है, अकेला है तो उसकी अकेले की सम्मति ही पर्याप्त होती है। आप आ जाइए, इस अधिनियम की आखिरी धारा है जो कि इस क्वेश्चन को इक्विटी से ज़्यादा पूछा जाता है, साम्या के नियम में ज़्यादा पूछा जाता है, साम्या से अटैच करके इसको पूछा जाता है। साम्या में ये धारा लगती है, साम्या भी हम आपको पढ़ाएंगे, 2-3 क्वेश्चन इक्विटी से भी आते हैं, साम्या से आते हैं। धारा 86 क्या कह रही है, विखंडनीय संविदा के अनुसरण में किया गया अंतरण। क्या है मतलब इसका, जहां की संपत्ति का अंतरण ऐसी संविदा के अनुसरण में हुआ हो जो विखंडनीय हो या कपट या भूलवश उत्प्रेरित हुई हो, वहां अंतरिति इस आशय की सूचना प्राप्त होने पर संपत्ति का धारण इस शर्त पर अंतरण के फायदे के लिए करेगा कि अंतरक के फायदे के लिए करेगा कि अंतरक उस प्रतिफल का प्रतिसंदाय कर दे जिसका वास्तव में संदाय किया गया है। कहने का मतलब समझ लीजिए क्या कह रही है ये धारा, यहाँ पर इस भूलवश प्रेरित हुई हो वहां अंतरित इस आशय की सूचना प्राप्त होने पर संपत्ति का धारण इस शर्त पर आएगा। यहाँ पर शब्द एक सेकंड, शब्द तो आपको यही लिखना है मगर इसको आप समझ लीजिए कि इजी शब्दों में धारा 86 क्या कह रही है कि विखंडनीय संविदा के अनुसरण में किया गया अंतरण। इस धारा का मतलब समझ लीजिए कि होता यह है कि जैसे कोई संविदा की गई और वो संविदा जो है विखंडनीय हो या कपट किया गया हो या भूल हो गई हो,
भूल के से उत्प्रेरित हुई हो, भूल हो गई हो पक्षकारों के बीच में, तो वहां पर अंतरिति क्या होता है, अंतरिति जिसको संपत्ति अंतरित कर दी गई है, अंतरिति को जब ये लगता है कि यार ऐसा कोई बात हो गई है जो भूल के कारण हो गई है या इसको संविदा को खत्म किया जा सकता है, तो वो क्या करेगा, इस आशय की सूचना प्राप्त होने पर संपत्ति को धारण इस आधार पर करे रहेगा कि वो इस संपत्ति को अंतरक के फायदे के लिए करेगा कि संपत्ति हमारे पास है, कोई परेशानी नहीं है, और इस संपत्ति से जो भी फायदा होगा वो हम आपको देंगे। ठीक, संपत्ति आपकी ही है, हमारा कब्जा है, इससे जो फायदा होगा हम आपको प्रदान कर देंगे। और हमने जो आपको इस संपत्ति के रूप में जो धन दिया है, जो संपत्ति जो धन दिया है, उसका आप हमारे प्रति प्रतिसंदाय कर दें। कहने का मतलब है कोई अगर विखंडनीय संविदा के अनुसरण में अंतरण हुआ है तो अंतरक जो है उस संपत्ति से जो फायदा होगा वो अंतरक को दे देगा, और अंतरक का ये दायित्व बनता है कि वो जो अंतरिति ने संपत्ति अंतरक को दी है वो वापस कर दे। कहने का मतलब संक्षेप में यह है कि जब संविदा कपट, भूलवश या विखंडनीय हो तो दोनों पक्षकारों को ये चाहिए कि जो वो एक दूसरे से फायदा प्राप्त किए हैं वो एक दूसरे को वापस कर दें और संविदा को खत्म कर लें, जिससे दोनों पक्षों को कोई नुकसान नहीं हो। ये साम्या की संविदा कहलाती है। इसीलिए इक्विटी में पूछा जाता है कि जहां पर किसी ऐसी संविदा से दूसरे पक्षकार को फायदा होता है जो विखंडनीय है या जिसका विखंडन किया जा सकता है, तो वो दोनों लोग एक दूसरे को धन का संदाय कर दें। ठीक, मान लीजिए हमने मिठाई खरीदी किसी से, वो 100 रुपए की खरीदी, हम घर गए तो हमने देखा कि यार मिठाई खराब है, तो हमें क्या चाहिए, हम मिठाई वाले के पास जाएं कि भैया ये अपना मिठाई रख लीजिए, ये आपने हमें खराब मिठाई दे दी, तो हम उसको वापस कर दें और वो क्या करे, हमारे 100 रुपये वापस कर दे। तो क्या होगा, ना उसे कोई नुकसान हुआ ना हमें कोई नुकसान हुआ। तो ये साम्या हो गई, इक्विटी हो गई, इक्विवेलेंस हो गया, दोनों के बीच कोई मन मुटाव नहीं रहा और दोनों लोगों को एक दूसरे से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आगे हमने फिर से चूंकि जगह खाली थी तो थोड़ा सा ऐड कर दिया है, @lawclasses क्लासेस बाई फिरोज सर, डायरेक्ट डालें आप यूट्यूब पे तो आप हम तक पहुंच पाएंगे। उसके अलावा हमने बताया आपको नंबर हमारा व्हाट्सएप 9450770672 है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे जुड़ने के बाद हम आपके साथ सारा डिस्कशन करेंगे, जो भी मैटर है, आगे प्लीडिंग्स और जजमेंट राइटिंग वगैरह सिखाएंगे। इसकी फ़ीस हमने 1000 रखी है, मगर यूट्यूबर्स के लिए सिर्फ 500 फीस है। आप लोग हमसे जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें। नहीं जुड़ते हैं तब भी कोई परेशानी नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ते रहिए। जुड़ते हैं तब और अच्छा काम होगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन मिलेगा। कोई फ़ीस की बात हो तो हमारे साथ डिस्कस कर लें, फ़ीस का कोई ऐसा मैटर नहीं है। ठीक, और हर सेलेक्टेड कैंडिडेट को हम फीस डबल करके वापस करेंगे। उसके अलावा हमारे इस मैटर को सब कैंडिडेट तक पहुंचा दीजिए कि अब मुश्किल से सिर्फ 50-60 दिन बचे हैं आपके मेंस के। मेंस की तैयारी एकदम डट के करिए, 12-14 घंटा पढ़ाई करिए डट के, इससे आप सिलेक्शन ले लें। फाइनल रिजल्ट आपका आ चुका है प्री का। ठीक, बाकी हमारे चैनल इसको मैटर को शेयर करिए सारे दोस्तों को, सबको फ़ायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।